लास्ट डे हम लोगों ने बच्चों करंट की पहली क्लास में होनी चली थी। करंट अफेयर में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे। राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम में से कुछ 4-6 बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आगे हम लोग उसी में कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक देखते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाक्रम उनके बारे में, साइंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारे विषयों पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का जो है सेगमेंट राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें हम लोगों ने कल देखा था स्वच्छता आइकॉन के बारे में, है ना। ये 12 जो हमारे घटना जो प्लेस बनाए गए उनके बारे में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसमें इंदौर के बारे में। इंदौर आपका क्या है, लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर है। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ है वहाँ पे इंदौर में? हाँ, चौथी बार तो लगातार ये सबसे स्वच्छ शहर है। इसके अलावा और क्या कहा गया है? सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वाटर, जल, भारत का सबसे ज्यादा मतलब वाटर प्लस जो शहर है वो कौन सा है? वो इंदौर ही है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें से आपका बनेगा, ठीक है। और अगला करते हैं बच्चों कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, ये असम का क्षेत्र है। असम के संदर्भ में आंगलोंग, आंगलोंग, ठीक है, लॉन्ग या लोंग, आंगलोंग समझौता। इसके बारे में थोड़ा नोट करें, क्या है ये? कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित, स्पीड के साथ नोट करेंगे, एक बड़ा जिला है एवं बृहद नृजातीय तथा आदिवासी समूहों, बृहद नृजातीय तथा आदिवासी समूहों जैसे, अब कौन कौन से आदिवासी समूह इसमें रहते हैं? जैसे कार्बी, डिमास, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, 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 गारो, नागा, नान, नान, रेगमा, ये सब जनजातियां हैं बच्चों। रेगमा आदि का मिलन बिंदु है, आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, कार्बी का प्रमुख स्थान है। जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के उत्तरार्ध 1980 के उत्तरार्ध से
1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ये तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। कार्बी एलांग में समझौता हुआ है, ये कार्बी जनजाति है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारे, और ये जो जिला आपका पड़ता है एलांग, कार्बी एलांग मध्य असम का जो जिला है वहाँ कार्बी एलांग जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें कार्बी जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, यानी कि अंतिम समय में 80 के दशक के, ये विद्रोह करके अपने नए राज्य के गठन की मांग अपने लिए करते आए हैं, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आगे क्या हुआ? 4 सितंबर 2021 को 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह एवं असम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर के जो कार्बी एलांग जनजातियाँ उनके उनके प्रतिनिधियों से मिलकर के समझौता करके उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अमित शाह असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कामा कार्बी एलांग स्वायत्त परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच, एवं 5 उग्रवादी समूह के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी एलांग समझौता संपन्न हुआ। कार्बी एलांग समझौता संपन्न हुआ। समझौते के प्रमुख बिंदु थे के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों 1000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, लिखिए, कार्बी एलांग स्वायत्त परिषद, कार्बी एलांग स्वायत्त परिषद इसको इंग्लिश में अगर देखें, करने की बात करें तो कार्बी एलांग ऑटोनोमस काउंसिल इसको कहेंगे, ठीक है, काउंसिल कहेंगे। फिर से जान लीजिए, कार्बी एलांग ऑटोनोमस
काउंसिल, ठीक है, ऑटोनॉमस काउंसिल कहेंगे, जैसे KAAC इसको भी कहेंगे संक्षेप में, ध्यान रखिएगा। और क्या किया गया है तो इसमें कार्बी एलान स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम सरकार के द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, असम की क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाना। नेक्स्ट है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में संशोधन किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये तो कुछ विशेष बातें थी जिसमें ये कहा गया, ठीक है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला लिखिए सिक्किम राज्य मछली, इसके लिए क्या है इसमें महत्वपूर्ण चीज, सिक्किम की राज्य मछली लिखिए 18 सितंबर 2021 को 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने जारी एक अधिसूचना के आधार पर सिक्किम सरकार ने कापर महसीर कापर महसीर
वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर कैटली कहते हैं, कैटली, कैटली, कापर महसीर, जिसे स्थानीय रूप में कैटली कहा जाता है, स्थानीय रूप में कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। कापर महसीर उसका नाम है, जिसे वहाँ लोकल स्तर पर क्या कहा जाता है, कैटली को राज्य मछली घोषित किया है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता, यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियां, रंगित, तीस्ता एवं रंगित ये सब नदियां हैं। तीस्ता भी एक नदी है और रंगित भी नदी है। तीस्ता तो आप जानते हैं, बड़ी फेमस नदी है, ठीक है। तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उसकी सहायक नदियों में, सहायक नदियों में पाई जाती है, ठीक है। इसका कापर महासीर का वैज्ञानिक नाम, इस मछली का वैज्ञानिक नाम नियोली सोचिलस, नियोली सोचिलस, नियोली सोचिलस, सोचिलस हेक्सा गोने, हेक्सा गोने हेक्सा गोनो लेपी, गोनो लेपी, गोनोलेपिस, गोनोलेपिस, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता कुछ पूछ ले। नियोली सोचिलस हेक्सा गोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नियोली सोचिलस हेक्सा गोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका, कापर महासीर फिश है, और इसको वहां पे स्थानीय स्तर पर कैटली भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए उसी में, 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ के कैटल मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था, जबकि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने
जिसे संक्षेप में कह सकते हैं IUCN। ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया। ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया। तो ये एक दिलचस्प बात है कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है उसने इसको कैटल मछली को विलुप्तप्राय घोषित कर दिया था और 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, मत्स्य अनुसंधान ब्यूरो ने लखनऊ ने इसे कैटल मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत इसने भी कर दिया था। थोड़ा सा मतलब ये संवेदनशील था, उसी को राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय फिश घोषित किया गया है। चलिए अगला लिखिए, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। जल्दी लिखिए, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा तीन परिवर्तनकारी शहरी मिशनों अब तीन सहकारी जो मिशन है वो कौन कौन से इसमें है। नंबर 1 है स्मार्ट सिटी मिशन, अगला है अमृत, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, को छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी।
नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। जी, राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि मध्य प्रदेश दूसरा तथा तमिलनाडु तीसरा स्थान पर है। यहाँ तो स्टेट की बात हो रही है कि भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे शहर बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, अब इसके अलावा संयुक्त सिटी के लिए भी पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसमें इंदौर एक है और दूसरा सूरत संयुक्त रूप से दिया गया है। तो आगे चलिए लिखिए इसमें कि ISAC 2020, संक्षेप में लिख लीजिए इसको, इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020, तो ISAC कर लीजिए, ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड सबसे बेहतर सिटी की श्रेणी में जो रखी गई है, सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इस अवार्ड प्रदेशों में यह अवार्ड विजेता 2020 में चंडीगढ़ बना है। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखें, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा स्मार्ट सिटी लीडर अवार्ड किसे मिला है, तो पहला स्थान किसका है, अहमदाबाद का है। इसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान भी आप देखेंगे तो उसको भी आपको याद होना चाहिए। तो वाराणसी दूसरे स्थान पर है, जबकि रांची तीसरे स्थान पर। पहले नंबर पर अहमदाबाद, वाराणसी और तीसरे नंबर पर रांची।
तो ये क्या है, ये किस आधार पर दिए गए हैं, लीडरशिप अवार्ड। मतलब ये सिटी अवार्ड नहीं है, लीडरशिप मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले शहरों की श्रेणी में रखे गए हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। ठीक है, तो करिए इसमें लिखिए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है अहमदाबाद को, जबकि इस पुरस्कार के द्वितीय विजेता वाराणसी, उसी में आगे लिखिए बेटा, उसी में जैसे पहला पुरस्कार अहमदाबाद को मिला है, ठीक है, लीडरशिप अवार्ड का जो पहला पुरस्कार मिला है अहमदाबाद को मिला है, जबकि उसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार वाराणसी को तथा तृतीय पुरस्कार रांची को दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आगे, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद 9 शहर है बच्चों, तो सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिचवाड़ा, तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अगला लिखिए जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क, जलियांवाला कांड जो हुआ था 1919 में, उसको जो है शताब्दी पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ बिंदुओं को ध्यान देना है आपको। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से 1951 के माध्यम से राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक
जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक, मतलब एक वर्ष, 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, पैराग्राफ चेंज करके बच्चों इसमें बड़े तथ्य क्या क्या हैं। 14 अगस्त 2021 को और 3 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। यह पार्क 4,490 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। 4,490 वर्ग मीटर वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफेद स्मारक के 5 या सफेद संगमरमर के 5 सफेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है।
अगला लिखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज 2 भी कह सकते हैं या 2 भी कह सकते हैं, 2.0 लिखकर कैसे आधुनिक तौर पर लिखा जाता है। दूसरी योजना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले में क्या था 2019 में जो इन्होंने घोषणा की थी उसमें क्या था कि 8 करोड़ जो है कनेक्शन देने की बात की गई थी, ठीक है। अब इसकी शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मतलब लॉन्च फिर से की गई। तो कहाँ से लॉन्च की गई, आभासी माध्यम से। इसमें चूंकि लॉकडाउन का पीरियड इधर चल रहा था सब, तो आभासी माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इधर बाद में हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। शुभारंभ उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ कैसे लिखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी रूप में या डिजिटल माध्यम से प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में एक करोड़ के अतिरिक्त, या ऐसा लिख लीजिए 1 करोड़ अतिरिक्त इस योजना में मतलब किया गया। 1 करोड़ अतिरिक्त यानी 8 करोड़ तो पहले बांट दिए जा चुके थे, और 1 करोड़ अतिरिक्त बांटने का प्लान रखा गया है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई है। ये अतिरिक्त 1 करोड़ कनेक्शन, ये अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत प्रदान किए जाएंगे। अब ये करोड़ उनको दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना फेज 1 में जो लोग वंचित रह गए थे या जिन्हें नहीं दिया गया था, जिनको पात्र नहीं माना गया था, अगले में 1 करोड़ लोगों को और उसी से मिलते जुलते लोगों को 1 करोड़ और लोगों को दिया जाएगा। तो ये फेज थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। और ये निःशुल्क है, मालूम ही है। पहला रिफिलिंग और चूल्हा जो है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, यानी एक बार बड़ा सिलेंडर और चूल्हा इनको फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद में लोग अपना भरेंगे भराएंगे, यानी कि वो उसके हकदार हो जाएंगे, है ना, मालिक हो जाएंगे। अगला है बच्चों विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो इतना ही लिखिए। अब इसका मतलब उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य तो स्वाभाविक है कि जो जैविक ईंधन है, गैर जैविक जीवाश्म ईंधन है, इनके प्रति लोगों का मतलब जो है पारंपरिक जो ईंधन यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह का और गोबर वगैरह के उनके माध्यम से जो बनाए जाते हैं संसाधन, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसको रोकना है।
का ध्यान रखना है। अगला देखिए शून्य अभियान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंद्रह सितंबर 2021 को नीति आयोग ने 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की, शून्य आपूर्ति ईंधनों को बढ़ावा देने की, शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हाईलाइट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए अगला पॉइंट, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। संशोधन किया गया है और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रहेगा ये भी जान लीजिए। आगे पैराग्राफ लिखिए, इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय
होगा। यह विश्व का पहला विद्यालय होगा। यह विश्व का पहला विद्यालय होगा। यह विश्व का पहला विद्यालय होगा। यह पहला ऐसा विद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भारत के संचित निधि द्वारा खर्च की आपूर्ति की जाएगी। मतलब इसमें जो पैसे खर्च होंगे वो कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक रहेगा ये भी लिख लीजिए। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख होगा। अगला लिखिए प्रोजेक्ट हिमांक। लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को 85 में प्रोजेक्ट हिमांक को सीमा सड़क संगठन जिसे इंग्लिश में BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट हिमांक को माउंटेन टेमर्स के नाम से जाना जाता है। माउंटेन टेमर्स के नाम से जाना जाता है। हिमांक परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।
जिसमें खारदुंगला, ये सब दर्रे हैं, खारदुंगला दर्रों में बनी सड़कें हैं सब, कहीं कहीं बहुत सारी सुरंगें भी इनमें बनी हुई हैं। खारदुंगला, तंगलांगला, तंगलांगला, तंगलांगला और चांगला, चांगला, ये दर्रे हैं सब बेटा। चांगला दर्रे में विश्व की सबसे अधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें, मोटर गाड़ी चलने वाली सड़कें, मोटर योग्य सड़कें बनाई गई हैं या शामिल हैं। अब अगला लिखेंगे कब लद्दाख राज्य का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी क्या घोषित किया गया है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लद्दाख राज्य का हेडिंग कर लीजिए, लद्दाख राज्य का पशु एवं राजकीय पक्षी। नेक्स्ट हो गया।